Okay ji, Bismillah Rahman Rahim. So today in the next lecture, lecture number 48, we will discuss some new concepts also. ठीक है जी. इस concepts में हम start करेंगे as we discuss bleeding disorder. It is a very big topic and very big portion of hematology. इसके अंदर जो related हमारे पास मज़ीद कुछ important scenarios रहती है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. ओके, इसकी जो पहली केस है वहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो क्लिनिकल केस लेके, क्लिनिकल केस 9 month old child is vaccinated 2 weeks ago, but now suddenly develop rash over the body, but now suddenly develop rashes over the body, fever and fatigue. Investigation report shows HB 13.5 gram per dl. That is normal HB 13.5 gram per dl. WBC, that is about 8000. ये भी ठीक है. लेकिन TLC में जो डिफरेंशियल काउंट है न्यूट्रोफिल का वो थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है इसमें. एंड प्लेटलेट इज 1,20,000. तो ये कम है, डिक्रीज प्लेटलेट है. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. देखिए, कभी कभार क्या होता है कि हम वैक्सीन लगाते हैं बच्चों को. 9 months ओल्ड चाइल्ड है, वो वैक्सीनेट हो चुकी है, स्पेशली 2 weeks बैक, 2 हफ्ते पहले. कभी कभार उस वैक्सीनेशन के खिलाफ 1-2 हफ्ते के बाद इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज. एंड दोज एंटीबॉडीज समटाइम डायरेक्टेड बॉडी प्लेटलेट्स, वो प्लेटलेट को डायरेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट की लेवल कम पड़ जाती है. और अगर ये सिनेरियो में थोड़ा सा और भी आसान करा देता तो मैं यहाँ पे ये भी कहता फटीग फॉलोड बाय पेटिक परप्यूरा इकाइमोसिस ऑन दी स्किन सरफेस, या म्यूकोजल ब्लीड कहीं से हम बताते हैं कि नोज ब्लीडिंग हो रही है या गम ब्लीडिंग. क्योंकि म्यूकोजल ब्लीडिंग चाहे वो गम से हो या नोज से हो, ये सुपरफिशियल ब्लीड है. इसका मतलब कि वैक्सीनेशन के बाद अगर इस तरह की कंडीशन आए, इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो, तो इसका मतलब कि ये इम्यून मीडिएटेड डैमेज है, एंटीबॉडीज बन गई है अगेंस्ट दी प्लेटलेट्स. तो दिस इज नोन एज ITP, immune thrombocytopenic purpura. This highly tested upon the exam question. एग्जाम के अंदर बहुत कॉमनली आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों को मैं एक आसान बात बताता हूँ. देखिए, 2 क्लू, एक और भी क्लू है इसका. अ चाइल्ड हैविंग bleeding disorder, but his investigation shows normal PT and APTT, but BT bleeding time is prolonged. इसकी डायग्नोज भी क्या होगी? प्लेटलेट कम होना. क्योंकि पीटी मैयर विच पाथवे? एक्सट्रिंसिक पाथवे, और एपीटीटी मैयर इंट्रिंसिक पाथवे.
और ये दोनों टेस्ट जो हम कराते हैं ये क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिविटी के लिए की जाती है। अगर ये दोनों नॉर्मल है, बीटी प्रोलॉन्ग है, तो ये इशू क्लॉटिंग फैक्टर का है कि प्लेटलेट का, ये प्लेटलेट का इशू है। और मोस्ट कॉमनली यंग चाइल्ड के अंदर प्लेटलेट का कम होना, इट इज ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट प्लेटलेट, अगेन इट विल बी आईटीपी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। अब देखें इसकी मैकेनिज्म या पैथोजेनेसिस, यहाँ पे आप लोगों को मैं आईटीपी की जो मैकेनिज्म है वो समझा रहा हूँ। कभी कभार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल देयर इज इन्फेक्शन इन द बॉडी प्रीवियसली, इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल कोई भी करा सकता है, बैक्टीरिया वगैरह हो, इसके खिलाफ जो हमारी इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। तो इन्फेक्शन के खिलाफ तो इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम नॉर्मली एंटीबॉडीज बनाती है। तो अगर इन्फेक्शन हो गया और इसके साथ खिलाफ हमने एंटीबॉडीज बना दिए, दैट इज गुड फॉर द बॉडी। इन 97% ऑफ द केसेस these antibody will fight this particular bacteria which cause the infection and it will cleared by the body, वो clear हो जाती है। लेकिन in some sensitive people, कुछ sensitive लोगों में क्या होता है कि this antibody it is recognized on platelet as a antigen, कि भाई कभी कभार ये जो एंटीबॉडीज है, अब इसका जो आना है या तो ये IgG एंटीबॉडी होगी या IgM एंटीबॉडी, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। ये दोनों एंटीबॉडी मिस्टेकनली कभी कभार अपने प्लेटलेट को जाकर एज अ फॉरेन एंटीजन रिकॉग्नाइज करती है। तो देखें व्हेन दीज एंटीबॉडीज केम इनटू द ब्लड, ये सर्कुलेशन में आ जाती है और सर्कुलेशन के अंदर हमारे पास ये प्लेटलेट्स है। इफ दीज आर प्लेटलेट तो दीज एंटीबॉडीज आर रैप्ड अराउंड दी प्लेटलेट। अब देखें ये अगर फॉर एग्जांपल IgG है, ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी तरह कुछ प्लेटलेट ऐसे होते हैं जिसके इर्द गिर्द क्या चीज़ आ जाती है, IgM आ जाती है। सो IgG एंड IgM बोथ कैन रैप अराउंड द नॉर्मल प्लेटलेट्स। अब क्वेश्चन ये है, अगर IgG ये अपसोनाइजेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है, इसका मतलब कि अगर IgG इस प्लेटलेट को रैप करे, इसको हम प्लेटलेट एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स अगर सर्कुलेशन के अंदर आ जाए स्प्लीन तक, ये कहाँ तक आ जाए, स्प्लीन, तो स्प्लीन के अंदर क्या होती है, स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस होती है। तो स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस ये समझती है कि भाई जो चीज़ एंटीबॉडी लाएगी वो एबनॉर्मल होती है, क्योंकि एंटीबॉडी हमेशा फॉरेन एंटीजन के खिलाफ बनती है। तो स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस विल रिकॉग्नाइज that whatever the antibody is taken to the spleen it is abnormal। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी डिटेच हो जाती है, तो यहाँ पे स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस के जरिए किस चीज़ की डिस्ट्रक्शन होगी, आंसर इज प्लेटलेट। तो प्लेटलेट की क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट आकर, क्योंकि ये मिस्टेकनली होती है। द रीजन इज कि स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेजेस को ये पता होता है कि वट एवर द थिंग्स विच इज ब्रॉट बाय द एंटीबॉडी इट विल बी ऑलवेज एंटीजेनिक, इट विल बी ऑलवेज पैथोजेनिक। सो आई शुड फेगोसाइटोस दैट, मैंने उसको क्या करना है, फेगोसाइटोस करना है, खत्म करना है। ये तो नॉर्मल प्लेटलेट्स है, लेकिन मैक्रोफेज को इसका सेंस नहीं होता। तो फिर ये एंटीबॉडी जब प्लेटलेट लाती है तो प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन होगी, तो प्लेटलेट का लेवल बॉडी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्लेटलेट का लेवल कम होगा देयर विल बी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। लेकिन इस प्लेटलेट लेवल की कमी में मेन रोल किसका है, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज का है विच इज कम फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। तो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है और डिक्रीज प्लेटलेट की वजह से स्किन पर जो सुपरफिशियल ब्लीडिंग आएगी उसको हम क्या कहते हैं, परप्यूरा। इस डिजीज का नाम क्या है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इसके अंदर डायग्नोस्टिक एंटीबॉडी क्या है, आंसर इज एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी। इसको हम कहते हैं एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी, कि इसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो प्लेटलेट के खिलाफ बन चुकी है। क्लियर है जी। अब क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है, अगर फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज बन गई थी प्लेटलेट के खिलाफ और वो एंटीबॉडी कौन सी थी, IgM। सो IgM विल टेक द प्लेटलेट फॉर देयर डिस्ट्रक्शन इनटू द मैक्रोफेजेस ऑफ लीवर, ये लीवर में लेके जाती है। अगर एंटीबॉडी प्लेटलेट को रैप करे और उसको साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन में लेके जाना चाहिए, सो इट कैन टेकन द प्लेटलेट इनटू द लीवर टू डिस्ट्रॉय बाय कूपर सेल। कूपर सेल इज द लीवर मैक्रोफेजेस। और अगर एंटीबॉडी प्लेटलेट को रैप कर चुकी है, कौन सी एंटीबॉडी, IgG, सो इट विल डिस्ट्रॉय द प्लेटलेट इन द स्प्लीन, ये स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय करती है। अब याद रखें कि ITP के अंदर 90
90% of the cases there is IgG antibody which is responsible for the destruction of platelet. लेकिन जो IgM है, IgM it is responsible for the 10% of the cases. तो most likely ITP के अंदर जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है दैट इज ऑलवेज IgG एंटीबॉडी। क्लियर है? तो इस पेशेंट पे पिटिके, परप्यूरा, इकाइमोसिस, ये सुपरफिशियल ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, एपिस्टेक्सिस, ये सारे इसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन, अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन देखें कि व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन वी कैन डू फॉर दिस कंडीशन, व्हाट आर दोज इन्वेस्टिगेशन व्हिच इज डन फॉर द व्हाट, आंसर इज ITP। तो ब्लड CBC जब हम करेंगे CP, तो उसमें प्लेटलेट लेवल ज़्यादा होगा कि कम, देयर विल बी डिक्रीज प्लेटलेट लेवल, प्लेटलेट लेवल क्या हो जाएगा, कम होगा। लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि प्लेटलेट जो आएंगे वो बिग प्लेटलेट होंगे कि स्मॉल प्लेटलेट, वो बिग प्लेटलेट बढ़ जाएंगे। इसका मतलब जो मैच्योर प्लेटलेट है नॉर्मल, वो तो कम पड़ जाएंगे क्योंकि इसकी साइड बाय साइड क्या हो रही है, डिस्ट्रक्शन। लेकिन कंपनसेटरी मैकेनिज्म पे RBC जो बोन मेरो है वो प्लेटलेट प्रोडक्शन क्या करेगा, बढ़ाएगा। सो वो जल्दी जल्दी प्लेटलेट बनेगा। सो देयर विल बी बिग प्लेटलेट। बिग प्लेटलेट मीन इमेच्योर प्लेटलेट बढ़ जाएंगे, नॉर्मल प्लेटलेट कम हो जाएंगे। इस पेशेंट के अंदर अगर हम BT करें, BT ब्लीडिंग टाइम ये नॉर्मल होगा कि प्रोलॉन्ग, सो देयर विल बी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम बिकॉज BT विल शो अस दैट प्लेटलेट लेवल इज डिक्रीज। तो अगर प्लेटलेट कम है तो ब्लीडिंग की जो टाइम है उसमें ज्यादती आएगी कि नहीं, क्योंकि जब प्लेटलेट कम हो तो ब्लीडिंग को रोकने में फिर ज्यादा टाइम लगेगा, तो ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग का मतलब ये है कि प्लेटलेट इज नॉट वर्किंग एंड आल्सो प्लेटलेट लेवल इज वेरी वेरी डिक्रीज। लेकिन सेम पेशेंट में अगर हम PT APTT करें वो क्या आएगा, वो नॉर्मल आएगा। वो कंसेप्ट याद रखना है कि PT APTT shows the activity of clotting factor, so that should be normal because in ITP we have nothing to do with clotting factor problem. In ITP there is a problem of platelet. So platelet की जो एक्टिविटी है वो हम किस टेस्ट से मेजर करते हैं, BT से। इसलिए जनाब ITP के अंदर जो BT है वो हमारे पास क्या होगा, that will be prolonged. नेक्स्ट लिखे व्हाट इज द, और इसके बाद लिखे एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी, ये भी हम चेक कर सकते हैं। एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी, ये एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी किस नेचर की होगी, 90% ऑफ द केसेस में इट इज IgG एंड 10% ऑफ द केसेस इट इज IgM। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लिखे व्हाट इज द ट्रीटमेंट मेथड, कि हाउ वी कैन ट्रीट दिस कंडीशन, कि हाउ वी कैन ट्रीट ITP पेशेंट को हम कैसे ट्रीट करेंगे। भाई इस प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन के अंदर जो मेन रोल है वो किसका है, इम्यून सिस्टम का है। तो हमने क्या देने हैं, स्टीरॉयड देने हैं फॉर द पर्पस ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट। तो हम बाहर से स्टीरॉयड देते हैं। स्टीरॉयड में डेक्सामेथासोन भी दे सकते हैं, डेक्सामीथासोन, या फॉर एग्जांपल हम प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं, प्रेडनिसोलोन। दीज आर द स्टीरॉयड गिवन फॉर इम्यूनो सप्रेसिव पर्पस। इन ड्रग्स के देने से इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं ताकि एबनॉर्मल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को कम से कम करें। ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्या दे सकते हैं, शाबाश, स्टीरॉयड के साथ साथ वी कैन गिव IVIG। व्हाट इज IVIG? स्टैंड फॉर इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन। यार यहाँ पे ITP के अंदर ये कंसेप्ट आप लोग बिल्ड करें। ITP में जो मसला क्रिएट किया है वो तो किसने, एंटीबॉडी ने की है। तो फिर एंटीबॉडी किस तरह इसकी ट्रीटमेंट है, दिस इज सिंथेटिक इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर ये हम देंगे सीरम में तो जो इम्यून सिस्टम है वो नेचुरल एंटीबॉडी को क्या करेगी, कम करेगी, क्योंकि नेचुरल एंटीबॉडी जो इम्यून सिस्टम से आती है वो किसके खिलाफ काम करती है, प्लेटलेट्स, और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए किधर ले जाती है, स्प्लीन एंड लीवर में। लेकिन ये एंटीबॉडी नेचुरल है कि ये सिंथेटिक है, ये सिंथेटिक है, बाहर से थेराप्यूटिक में देते तो सिंथेटिक एंटीबॉडी सीरम में जब बढ़ जाती है तो मजीद इम्यून सिस्टम से नेचुरल एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और जब वो कम होगी दिस एंटीबॉडी डू नॉट रेप द प्लेटलेट, ये प्लेटलेट को रेप नहीं कर सकती, इसको वाइंड नहीं कर सकती। तो अगर ये प्लेटलेट को नहीं चढ़ेगी तो कैन प्लेटलेट विल डिस्ट्रॉय, नो। तो डिस्ट्रक्शन भी कम होगी और इम्यून सिस्टम से फर्दर एबनॉर्मल एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ये बात समझ आ गई क्या नहीं? तो दिस इज द मेन स्टेट ट्रीटमेंट फॉर द ITP। लेकिन ITP के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन याद रखे कि इन रिफ्रैक्टरी केसेस स्प्लीनेक्टोमी भी करते हैं, वी कैन रिमूव द स्प्लीन। इसका मतलब ये है
surgical removal of the spleen is called splenectomy, but it is not the first choice for the treatment. It is when there is refractory cases. Refractory cases mean when the patient is resistant to all medical treatment. अगर एक पेशेंट है वो मेडिकल ट्रीटमेंट को रेजिस्टेंट है, वो ठीक नहीं हो पाता, तो फिर लास्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या है, देयर इज स्प्लीनेक्टोमी। इसका एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप लोगों को मैं अब यहाँ पे जरूर लिखवाना चाहूंगा, बिकॉज दैट क्वेश्चन इज हाईली टेस्टेड, और इसके अंदर नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल वो ट्रीटमेंट पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लेके a 9 month या a 7th month pregnant female with chronic ITP, a 7th month pregnant female, a known case of chronic ITP, immune thrombocytopenic purpura, now having ecchymosis and epistaxis, now having ecchymosis and epistaxis, now having ecchymosis and epistaxis, the platelets level is falling in spite she is on heavy doses of steroid, इस तरह क्वेश्चन देते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप। अब देख, ये वो पॉइंट है जो आप लोगों से पूछ रहे, स्पेशली रिफ्रैक्टरी केसेस को कहते हैं। पेशेंट है जनाब, वो क्रोनिक केस ऑफ आईटीपी है, ठीक है, उसको मतलब ये कि लॉन्ग टर्म से आईटीपी की इशू है। अब साथ में जनाब उसको इकाइमोसिस और एपिस्टेक्सिस भी है, ब्लीडिंग उससे हो रही है, इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो हैवी डोजेस स्टीरॉयड भी ले रही है, लेकिन इसकी स्टिल जो प्लेटलेट है वो क्या हो रही है, फॉल हो रही है। तो अब ये स्टीरॉयड को रिस्पांस दे रही है, नहीं दे रही, और क्रोनिक केस भी है, तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये है कि हम उस सोर्स को खत्म करें जहाँ पे प्लेटलेट की क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होती है। तो यहाँ पे आप लोग लेके स्प्लीनेक्टोमी, सर्जिकल removal of the spleen, that is known as a splenectomy. Splenectomy, it is done in the very late cases of ITP। ये मैं फिर से बताता चलूँ कि इसके अंदर हमने ये याद रखना है कि IVIG और स्टीरॉयड इसके देने से, और हम एंटीबायोटिक इसलिए साथ में देते हैं ताकि रिकरेंट इन्फेक्शन, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन बहुत से लोगों को जब हम IVIG और ये स्टीरॉयड देते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर बैड लक की वजह से लोग ठीक ना हो जाए, वो रेजिस्टेंट हो या वो रिफ्रैक्टरी हो, इन स्पाइट ऑफ हाई स्टीरॉयड डोज भी लॉन्ग रन से वो रिस्पांस ना दे, तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन में क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्प्लीन विच इज कॉल्ड स्प्लीनेक्टोमी। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट व्हाट दैट इज फॉर द प्लेटलेट डिसऑर्डर। टीटीपी आई थिंक आप लोगों को पता चल गया कि टीटीपी के अंदर क्या होती है, थ्रोम्बोसिस, साइड बाय साइड देयर इज हेलमेट सेल्स। इसमें किस एंजाइम का इशू होता है, एडम TS13। लेकिन मैं टीटीपी के लिए एक पॉइंट जरूर यहाँ पे ऐड करूंगा कि अगर आप लोगों ने याद रखना है कि जो टीटीपी है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, इसके लिए अगर आप लोग एक पॉइंट याद रखें, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए टीटीपी में कौन से सेल मिलते हैं, हाँ जी इधर देखिए MCQs, मैं आखिर यहाँ पे एक लिखना चाहूँगा क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट। फ्रेगमेंटेड RBC in the smear, ठीक है, smear fragmented RBC in the smear is seen in। इसके साथ मजीद भी फॉर एग्जांपल आप लोगों को कुछ चीज़ें दी होगी, लेकिन अगर इसको हम मजीद अच्छा करें, fragmented RBC in the smear along with fever and mental status changes, mental status
changes, ये याद रखें। So these three things whenever collectively seen in a patient, think about TTP. TTP full form stand for thrombotic thrombocytopenic purpura। वैसे फ्रेगमेंटेड आरबीसी इन द स्मेयर, ये किस में थे? इसको हम हेलमेट सेल कहते थे ना, जिसको हम सिस्ट्यूट साइट कहते हैं। और ये आप लोगों को मैंने बताया भी है कि सिस्ट्यूट साइट इज सीन इन वन कंडीशन और मेनी कंडीशन, ये बहुत सी कंडीशन में हो सकती है, उनमें से एक कंडीशन क्या है? वो टीटीपी है। तो फ्रेगमेंटेड आरबीसी स्मेयर के ऊपर हम उसको देखकर टीटीपी डायग्नोज नहीं कर सकते जब तक उसके साथ कोई और एडेड सिम्टम ना हो। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक डायग्राम के जरिए समझाऊंगा कि फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ रेड ब्लड, इट्स द ब्लड वेसल, सेम कंसेप्ट है जो अभी हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। दिस ब्लड वेसल इज लाइंड बाय एंडोथेलियल सेल, दीज आर एंडोथेलियल सेल। एंडोथेलियल सेल से क्या प्रोड्यूस होती है? मल्टीमर्स ऑफ व्हाट? वान वोलिब्रेन फैक्टर्स। और यहाँ पे प्लेटलेट्स है। और आप लोगों को लास्ट लेक्चर से पता है कि whenever one वोलिब्रेन फैक्टर रिलीज इट कंटेन GP1B and GP1B attract the platelet can cause platelet adhesion, वो एडहेशन कराता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो वान वोलिब्रेन है अगर ये बढ़ता गया, इसकी मल्टीमर्स बनते गए, इट विल अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट टुवर्ड इटसेल्फ, तो ये थ्रोम्बोसिस करा सकेगा कि नहीं? एबनॉर्मल क्लॉट्स बना सकते हैं। तो इसलिए इस वान वोलिब्रेन फैक्टर को नॉर्मली डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम होता है? एडम TS13, ये एमसीक्यूज याद रखें। एडम TS13, it is the enzyme which can destroy the normal multimers of one वोलिब्रेन फैक्टर to prevent thrombosis। लेकिन जिन लोगों में एडम TS13 की क्या होती है? डेफिशिएंसी, इन लोगों में एडम TS13 काम नहीं करता, डेफिशिएंट होता है। तो फिर वान वोलिब्रेन फैक्टर की मल्टीमर्स बनेंगे कि नहीं? और जब ये बढ़ते जाएंगे तो ये किसको अट्रैक्ट करते जाएंगे? प्लेटलेट्स। तो जब प्लेटलेट्स आएगा, सुन ले, जब प्लेटलेट्स आएगा, प्लेटलेट्स क्लॉट बनाता जाएगा, क्लॉट, तो थ्रोम्बोसिस बनेगा कि नहीं? सो देयर विल बी थ्रोम्बोसिस। और प्लेटलेट्स फ्री रहेंगे कि वो कंज्यूम होते जाएंगे? कंज्यूम, तो प्लेटलेट का लेवल क्या हो जाएगा? कम। थ्रोम्बोटिक मीन थ्रोम्बोसिस होगा, फ्री प्लेटलेट विल डिक्रीज, देयर विल बी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड दैट विल लीड टू सुपरफिशियल स्किन ब्लीडिंग नोन एज परप्यूरा। तो द कंडीशन इज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है समझने वाला कि जो आरबीसी है, आरबीसी जब इधर से गुजरेगा आरबीसी, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि इसके अंदर चेंज आएगा और ये आरबीसी क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेड हो जाएगा और इसके ऊपर प्लेटलेट क्लॉट होगा। इसको हमने कौन सा नाम दिया था? इट इज कॉल्ड हेलमेट सेल्स। तो हेलमेट सेल्स या शिस्ट्योसाइट, इट इज सीन। अब देखे ये कंडीशन क्या है? थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। लेकिन इसमें अगर आरबीसी यहाँ से गुजरे और इसकी लाइसिस हो जाए तो इट विल लीड टू माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। तो टीटीपी पेशेंट कैन कॉज माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ टीटीपी, वी कांट से एनीथिंग until unless the patient do not present because its thrombus can form anywhere in the body. Depending upon the organ to decrease the flow, patient के different symptoms होते हैं। लेकिन जो क्लासिकल एग्जाम में आते हैं उसको पेंटार्ड कहते हैं। तो लेकिन पेंटार्ड ऑफ टीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा पेशेंट में पेंटार्ड का होना जरूरी है। व्हाट इज पेंटार्ड? कॉम्बिनेशन ऑफ 5 थिंग्स, कि जिन बंदे को टीटीपी हो उसमें जनाब 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1, दीज पीपल हैव थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। भाई प्लेटलेट थ्रोम्बस में कंज्यूम हो रहे कि नहीं? तो ओवरऑल प्लेटलेट का लेवल क्या होगा? डिक्रीज होगा कि नहीं? तो देयर विल बी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हाँ जी, जब यहाँ से आरबीसी गुजरेगी तो आरबीसी की लाइसिस होगी कि नहीं? तो देयर विल बी हीमोलाइटिक एनीमिया। लेकिन कौन सी? माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। माह आप लोग लिख सकते हैं, माह या माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट इसके अंदर लेके फीवर होगा, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या मेंटल स्टेटस चेंजेस बिकॉज इट कैन आल्सो ब्लॉक ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। और नेक्स्ट देखे इट कैन काज रीनल फेलियर, ये रीनल फेलियर के सिम्टम भी करा सकते हैं, रीनल इन्वॉल्वमेंट जिसको हम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इन अ टीटीपी पेशेंट इसका मतलब ये है कि देयर आर पेंटार्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 थिंग्स। दीज 5 थिंग्स इन अ सिंगल पेशेंट कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम? एडम TS13, दैट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ टीटीपी। ये टीटीपी के बारे में आप लोगों ने याद रखना है। इन्वेस्टिगेशन कौन बताएगी? टीटीपी के इन्वेस्टिगेशन क्या है? जल्दी, लैब इन्वेस्टिगेशन।
इसका प्लेटलेट ज़्यादा होंगे कि नॉर्मल होंगे? हाँ जी, प्लेटलेट कम होंगे। बीटी क्या होगा? बीटी, हाँ जी, बीटी विल बी प्रोलॉन्ग, क्योंकि ये प्लेटलेट का इशू है, तो बीटी क्या होगा? प्रोलॉन्ग। पीटी एपीटीटी क्या होगा? हाँ जी, पीटी एपीटीटी विल बी नॉर्मल। वेरी गुड, पीटी एंड एपीटीटी विल बी नॉर्मल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि दिस पिक्चर इज आल्सो गिवन बाय आईटीपी पेशेंट, लेकिन आईटीपी पेशेंट उसके अंदर क्या होता है? कोई वैक्सीनेशन का हिस्ट्री होता है या कोई इन्फेक्शन का हिस्ट्री होता है, वो ऑटो इम्यून डैमेज है, लेकिन इसमें ये वाली हिस्ट्री नहीं होती। उसमें रीनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसमें रीनल इन्वॉल्वमेंट होता है। उसमें ब्रेन इतना इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें मेंटल स्टेटस चेंजेस ज़्यादा होते हैं। क्लियर है? सो पिक्चर ऑफ द लैब between ITP and TTP almost same, but they are way different from each other regarding their etiology, their pathogenesis and their presentations. Clear है? ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों को भी जनाब फॉर एग्जांपल हम अगर ज़रूरत पड़े तो ADAMTS13 वी कांट रिप्लेस। इन लोगों को डिपेंड अपॉन द सिम्टम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी की जाती है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी की जा सकती है। तो पेंटार्ड ये आप लोगों ने याद रखना है फॉर दी TTP कंडीशन। ओके जी, अब नेक्स्ट हम जाते जनाब सेकेंडरी हीमोस्टेसिस की तरफ। इसकी कुछ डिसऑर्डर्स है, वो हम पढ़ेंगे तो हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर से निकल जाएंगे, बिकॉज ब्लीडिंग डिसऑर्डर स्टिल सम पार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस नाउ। तो लेके एमसीक्यूज लेके इसके अंदर जो फर्स्ट एमसीक्यूज है इन स्पेशली इन दी ओके इन इंट्रावास्कुलर डैमेज, इन इंट्रावास्कुलर इंजरी या डैमेज, इंट्रावास्कुलर इंजरी which clotting factor came into contact with subendothelial collagen to activate intrinsic pathway. This is the base MCQs। ठीक है कि जनाब when there is intravascular damage or injury within the vessel is called intravascular injury। तो ये कहते हैं जब इंट्रावास्कुलर डैमेज या इंजरी हो, कौन सी क्लॉटिंग फैक्टर है जो सब एंडोथेलियल कोलेजन के साथ केम इनटू कांटेक्ट विच इनिशिएट इंट्रिंसिक पाथवे। तो यहाँ पे कौन सी फॉर एग्जांपल क्लॉटिंग फैक्टर है कि उसकी एक्टिवेशन से क्या स्टार्ट होगा? इंट्रिंसिक पाथवे। आंसर इज फैक्टर 12। ठीक है, फैक्टर 12, क्लॉटिंग फैक्टर 12। सो क्लॉटिंग फैक्टर 12 इट इज द फर्स्ट हु इनिशिएट इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे ये दोनों जनाब डिफरेंट पाथवेज है और ये जनाब डिफरेंट जगहों पे क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन दोनों का मकसद क्या है? सेम है। एट द एंड बोथ कैन व्हाट? स्टॉप दी ब्लीडिंग, दोनों ब्लीडिंग को स्टॉप। यहाँ पे क्विकली देखे फॉर एग्जाम, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जितना हमें चाहिए फॉर एग्जाम वो आप लोग को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंजरी हो जाए इंट्रावस्कुलर, सुन ले, इंट्रावस्कुलर इंजरी मतलब इंजरी टू द वेसल फ्रॉम इनसाइड, या फॉर एग्जांपल अगर इंजरी हो जाए वेसल के अंदर तो देयर विल बी एक्सपोजर ऑफ SEC स्टैंड फॉर सब एंडोथेलियल कोलेजन। एंडोथेलियम कहाँ पे होता है? इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड होता है। तो सब एंडोथेलियल कोलेजन एक्सपोज हो जाते हैं वेसल के अंदर और वो क्या चीज एक्टिवेट करेंगे? फैक्टर 12। तो जो फैक्टर 12 है, 12 विच इज इनएक्टिव, इट बिकम एक्टिवेटेड व्हेन द इंजरी इज अकरिंग इनसाइड द वेसल। जब फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा तो दिस एक्टिवेटेड फैक्टर 12 विल एक्टिवेट इनएक्टिव फैक्टर 11 इनटू एक्टिव 11, और जो 11 फैक्टर है ये अपने साथ क्या करेगा? 9 फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, किस में ले जाएगा? 9A में। इसके अंदर कौन सा फैक्टर स्किप हो गया? 10। ये पॉइंट याद रखें। तो देखें, ऐसा क्लॉटिंग फैक्टर पाथवे या AC पाथवे
जो कहाँ से स्टार्ट हो जाए, शाबाश, 12 से स्टार्ट हो जाए, 12 से फिर किधर जाए, 12 से फिर जाए जनाब 11 में, और 11 से 9 में, लेकिन किस चीज़ को दरमियान में स्किप करे, 10। तो 10 को देखें यहाँ पे लेके TEN, तो TN में इसका कंसेप्ट है 12 के बाद 11, 11 के बाद 9 है, तो 10 स्किप है। फिर ये जो 9th है 9, ये नीचे जनाब जाकर ये जो 10 है 10, ये 10A को जनाब क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और 10A जो है ये प्रोथ्रम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, प्रोथ्रम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, प्रोथ्रम्बिन कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। ये मैं बहुत आसान अल्फाज में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पाथवे अगर इस एंगल से भी समझ आ जाए, कोई क्लॉटिंग फैक्टर का एमसीक्यूज इंशाल्लाह आप लोगों से खता नहीं होगा। और ये थ्रोम्बिन जो है ये एट द एंड ऑफ द डे किसको, फाइब्रिनोजिन को किस में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। और फाइब्रिन क्या बनाता है, मेश वर्क बनाता है, और इट कैन मेक व्हाट, स्ट्रॉन्गर क्लॉट फॉर्मेशन। क्लियर है। तो देखिए द लास्ट स्टेप वेयर इनएक्टिव सॉल्युबल फाइब्रिनोजिन converted into inactive insoluble fibrin to make stronger clot, this step actually known as coagulation। इसको हम क्या कहते हैं, coagulation कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए अगर आज के बाद कोई डिफाइन करे कि व्हाट इज coagulation, coagulation is a series of reaction, it is a cascade reaction, it is a cascade of clotting factor at which at the end inactive water soluble fibrinogen convert into active insoluble water fibrin which make the clot stronger। अब यहाँ पे इस पाथवे में इधर देखें, इस 9 फैक्टर को जब हम ए में डिवाइड करते हैं, सो दिस 9 फैक्टर रिक्वायर्ड फैक्टर 8 फॉर द स्टेबिलिटी। मतलब ये है कि फैक्टर 8 जो है ये इस 9 को क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है। तो 8 भी जनाब इस पाथवे का हिस्सा बन गया। तो ऐसा पाथवे जो 12 से स्टार्ट हो जाए और मुख्तलिफ कैस्केड के जरिए आकर फाइब्रिन क्लॉट को बनाए, तो इस पाथवे को हमने कौन सा नाम दिया है, इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है जी। अब आते हैं जनाब, इफ देयर इज अ टिश्यू आउटसाइड द वेसल, फॉर एग्जांपल इंजरी हो जाए, एक्स्ट्रा वस्कुलर इंजरी, इफ इंजरी अकर आउटसाइड द वेसल, इफ द इंजरी अकर एक्स्ट्रा वस्कुलरली, बाहर अगर इंजरी हो जाए, तो देयर विल बी टिश्यू ट्रोमा या टिश्यू डैमेज, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन डैमेज या टिश्यू ट्रोमा। अगर बाहर वेसल से किसी टिश्यू को ट्रोमा हो जाए, इसमें जो सबसे पहले फैक्टर स्टार्ट होता है एक्टिवेट, दैट इज फैक्टर 7। तो एमसीक्यूज क्या बना कि वो पाथवे जिसमें फैक्टर 12 से स्टार्ट हो जाए वो क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे। वो पाथवे जिसमें हम स्टार्ट 7 से ले ले उसको हम एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते हैं, ठीक है। और ये 7 जनाब यहाँ पे फिर 5 के जरिए ये डायरेक्ट 10 में जाता है और 10 को 10A में कन्वर्ट करता है। इसको यहाँ पे 5 की जरूरत होती है और 2 की जरूरत होती है। तो क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब, और यहाँ पे जो 7 है ये 5 और 2 के जरिए डायरेक्ट 10 को 10A में कन्वर्ट, तो ये 10 क्या है, ये इंट्रिंसिक वाले साइड से भी आता है और एक्सट्रिंसिक से भी। इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन पाथवे। इसके बाद इस 10A के बाद ये जो स्टेप्स है ये लास्ट वाले, ये चाहे यहाँ से चीज आ जाए या यहाँ से आ जाए, तो इसके बाद ये क्या हो, कौन सा पाथवे है, कॉमन पाथवे। तो जो ऊपर हमने लिखा है जो 12 से स्टार्ट हुआ है, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक पाथवे, और जो फॉर एग्जांपल नीचे है तो दैट इज कमिंग फ्रॉम द फॉर एग्जांपल कमिंग फ्रॉम द एक्सट्रिंसिक पाथवे। क्लियर है, ओके जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई कि नहीं, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स में देखे मैं जल्दी जल्दी इस तरह लेके इंट्रिंसिक, क्योंकि इस पे सारे कहानी और सारे केसेस अभी मैटर करेंगे, जितने भी केसेस पढ़ेंगे यहाँ से ही इसके आंसर्स होंगे। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे बोथ आर दी डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेशन पाथवे। तो यहाँ पे लेके इंट्रिंसिक पाथवे में लेके इट इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग इंट्रावस्कुलर का इंट्रावस्कुलर इंजरी, ये इंट्रावस्कुलर इंजरी में एक्टिवेट होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन इट इज एक्सपोज टू सब एंडोथेलियल कोलेजन, या वर्ड याद रखें, सब एंडोथेलियल कोलेजन, इसमें ये एक्टिवेट, इट इज एक्टिवेटेड बाय सब एंडोथेलियल कोलेजन व्हेन देयर इज इंजरी इनसाइड द वेसल। इट इज एक्टिवेटेड
व्हेन इंजरी इज एक्स्ट्रावास्कुलर, जो इंजरी क्या हो, एक्स्ट्रावास्कुलर, और इट इज एक्टिवेटेड बाय टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन से क्या हो जाती है, एक्टिवेट। तो ये भी दोनों एमसीक्यूज है। व्हेन सब एंडोथेलियल कोलेजन एक्टिवेट अ क्लॉटिंग पाथवे व्हेन द इंजरी प्राइमरीली इनसाइड द वेसल दैट विल बी इंट्रिंसिक, और जब टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन किसी पाथवे को एक्टिवेट करे व्हेन द प्रॉब्लम लाइज आउटसाइड द वेसल दैट विल बी नोन एज एक्सट्रिंसिक पाथवे। यहाँ पे इस पाथवे में लेके इट इज लॉन्गर पाथवे, इट इज लॉन्गर, इट इज शॉर्टर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो इंट्रिंसिक पाथवे है इसकी जो फैक्टर्स है वो क्या है, वो ज्यादा है, ये लॉन्गर पाथवे है। एक्सट्रिंसिक पाथवे डायरेक्ट आती है, वो शॉर्टर पाथवे है। इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट एमसीक्यूज नेक्स्ट आता है, इट इनिशिएटेड बाय, या इट स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, स्टार्ट फ्रॉम फैक्टर 12, क्योंकि जो इंट्रिंसिक पाथवे है ये किस फैक्टर से स्टार्ट होती है, 12 से। इसके बारे में लेके इट स्टार्ट फ्रॉम फैक्टर 7, ये 7 से मतलब स्टार्ट होती है। इसको हैगमैन फैक्टर भी कहते हैं, हैगमैन, HAGEMAN, हैगमैन फैक्टर। किसी ने इसका नाम याद रखना है, क्या पता है CPSP वाले धोखा करे, हैगमैन फैक्टर नाम दे दे, फिर आप लोगों को पता होना चाहिए इट इज अ क्लॉटिंग फैक्टर 12। इसको क्या कहते हैं, फैक्टर 7 इज आल्सो नोन एज स्टेबल फैक्टर, इसको क्या कहते हैं, स्टेबल फैक्टर। तो देखिए हैगमैन फैक्टर हमारे पास किस फैक्टर का नाम है, फैक्टर 12। और जो स्टेबल फैक्टर है, स्टेबल फैक्टर का मतलब क्या है, इट इज रेफर्ड बाय व्हाट, विच वन फैक्टर, दैट इज फैक्टर नंबर 7। तो 7 को स्टेबल फैक्टर कहते हैं और 12 को हैगमैन फैक्टर कहते हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन, इट इज स्क्रीन बाय विच टेस्ट, कौन सा टेस्ट है जो इस पाथवे को स्क्रीन करे, आंसर इज, हाँ दनान ये तो आपको आना चाहिए, इट इज स्क्रीन बाय विच, आंसर इज APTT, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इट इज स्क्रीन बाय विच टेस्ट, आंसर इज PT। तो PT स्क्रीन एक्सट्रिंसिक पाथवे, APTT स्क्रीन इंट्रिंसिक पाथवे। इसको मैंने इस तरह याद किया था, इन दोनों में से कौन सी पाथवे लॉन्गर है, इंट्रिंसिक लॉन्गर है। तो देखिए APTT में 4 वर्ड है और इसमें 2 वर्ड है, तो ये ज्यादा वर्ड का है ना, तो लॉन्गर पाथवे की तरफ ज्यादा वर्ड जाएंगे, दैट विल बी APTT। और PT ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए आता है। नेक्स्ट यहाँ पे another question to remember is वो ये है कि फॉर एग्जांपल वो कौन सा ड्रग है कि उससे जनाब इंट्रिंसिक पाथवे पे वो इफेक्ट करेगा, हेपरीन कैन एक्ट ऑन इंट्रिंसिक पाथवे, इट इज एंटीकोआगुलेंट ड्रग है। और जो वारफरीन है, वारफरीन किस पाथवे पे काम करता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे। सो वारफरीन इज आल्सो वन ऑफ द एंटीकोआगुलेंट। लेकिन ये प्रेगनेंसी में क्या होता है, कंट्राइंडिकेट बिकॉज इट इज ऑफ टेराटोजेनिक इन नेचर, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, डैमेज द fetus badly, therefore we cannot give warfarin to a patient who has pregnancy। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में, इस एक्सट्रिंसिक के नीचे यहाँ पे बोर्ड में जगह कम है, मैं ऊपर लिखता हूँ, लेकिन आप लोग इसके नीचे लेके द एक्स प्रेसिडेंट गोज टू वार, कहते जो प्रीवियस प्रेसिडेंट है वो जंग के लिए गया है। तो देखिए एक्स का मतलब, ये EX का मतलब क्या है, कौन सी पाथवे है, आंसर इज एक्स मीन एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्स का मतलब क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे। मैंने प्रेसिडेंट के अंदर पहला वर्ड और आखिरी वर्ड बड़ा लेके है, इसका मतलब क्या है, कौन सा टेस्ट है, PT। एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, PT। और आखिर में वार का मतलब क्या है कि इस पे कौन सा ड्रग एक्ट करता है, वारफरीन। तो वारफरीन इज अ ड्रग which is anticoagulant used in different medical condition and it mainly act on the extrinsic pathway। ठीक है जी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
की तरफ जाते हैं। इम्पोर्टेंट वन कि अगर फॉर एग्जांपल ओके, ये क्लियर है कि नहीं? दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑलमोस्ट ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स आर व्हाट? प्रोटीन इन नेचर, एंड ऑलमोस्ट ऑल क्लॉटिंग फैक्टर आर सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर एक्सेप्ट क्लॉटिंग फैक्टर 8। ये MCQ आता है कि जो जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर है वो कहाँ से आते हैं? लीवर से। क्लॉटिंग फैक्टर 8 लीवर से नहीं आता, तो लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर 8 इज सिंथेसाइज्ड बाय डैश। ये भी MCQ आता है, ठीक है? कि जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर है वो लीवर से आते हैं और सारे के सारे ये ऑलमोस्ट क्या है? प्रोटीन इन नेचर है। लेकिन जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 है, 8 क्लॉटिंग फैक्टर 8 फैक्टर 8 इंट्रिंसिक का है कि एक्सट्रिंसिक का है? ये इंट्रिंसिक का है, ठीक है? इज produced by what? Answer is endothelial cells. Very important point this is, endothelial cells. मैं इसके अंदर एक और ट्रिक भी बताऊंगा बाद में, लेकिन ये पता होना चाहिए कि क्लॉटिंग फैक्टर आप लोग को मैंने बताया थे 1 से लेके कहाँ तक है? 12 तक है। आजकल तो नया क्लॉटिंग फैक्टर 13 भी आया है, 1 से 13। पहले डॉक्टर्स को ये नोन था कि सारे क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ से आते हैं? लीवर से। एक क्लॉटिंग फैक्टर था जो लीवर में गायब था, उसकी जो बाद में रिसर्च की गई तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 कहाँ से आता था? एंडोथीलियल सेल। और इसके बाद अगर सेकंड कोई पूछे कि रिसर्च के मुताबिक सेकंड भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है जो लीवर से नहीं आता, तो नीचे लिखे सेकंड इज 4, क्लॉटिंग फैक्टर 4। तो क्लॉटिंग फैक्टर 4 और क्लॉटिंग फैक्टर 8 ये दोनों जनाब लीवर से नहीं आते, लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर 8 इज अ नोन केस। इसके बारे में क्वेश्चन आता है, ये कहां से आएगा? आंसर इज एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को लिखवा रहा हूं, इसका आंसर आप लोगों ने बताना है। लेसरेशन ऑन द फिंगर टिप laceration on the fingertip when contact with exposed basement membrane, which will expose the basement membrane and platelet aggregation start activated, which clotting factor will be what? Clotting factor will be activated. तो फिंगर टिप्स में वेसल्स होते हैं कि नहीं? यहाँ पे तो वेसल्स है। और प्लेटलेट एग्रीगेशन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात आई है। सब एंडोथेलियल कोलेजन, ये अंदर की इंजरी है वेसल की कि बाहर से? ये अंदर की है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ सब एंडोथेलियल कोलेजन की बात है। तो कौन सा फैक्टर एक्टिवेट होगा? आंसर इज फैक्टर 12, दैट इज कॉल्ड एगमैन फैक्टर। तो ये इंट्रावस्कुलर ह्यूमरस के बारे में इनडायरेक्टली वो आप लोगों से पूछ रहे कि भाई जो एंडोथेलियल इंजरी है, चले जी एक और क्वेश्चन, एंडोथेलियल इंजरी हो जाए, एंडोथेलियल सेल की इंजरी हो जाए, उसमें कौन सा फैक्टर होगा? आंसर इज फैक्टर 12, क्योंकि एंडोथेलियल सेल आर द इनर लाइनिंग सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल, तो उसके अंदर भी फैक्टर 12 विल बी एक्टिवेटेड फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन की तरफ देखें इंपॉर्टेंटली कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जनाब एक आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके केसेस मैंने एग्जाम्स में बहुत देखे हैं। तो लिखे अ यंग गर्ल हैविंग ब्लीडिंग प्रॉब्लम विद हर ब्रदर सफरिंग फ्रॉम दी सेम प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन आता है। अ यंग गर्ल हैविंग bleeding problem, a young girl having bleeding problem with her brother suffering from the same problem, with her brother suffering from the
सेम प्रॉब्लम। तो ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर अक्वायर्ड है कि कंजेनिटल, मतलब ये कि इनहेरिटेड है, ये इनहेरिटेड है। इसका मतलब कि इसके भाई को भी ये मसला है जो उसकी सिस्टर को है। लेकिन लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन शोज, लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन शोज प्लेटलेट्स नॉर्मल। हाँ जी। नंबर 2, BT ब्लीडिंग टाइम दैट इज प्रोलॉन्ग, bleeding time is prolonged, APTT is prolonged, APTT is prolonged, PT is normal. Other one, what is the most likely diagnosis? इस केस की डायग्नोज बताए। ये ऐसा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो फैमिली में रन करती है। दिस डिसऑर्डर रन इन दी फैमिली। क्वेश्चन ये है कि इस डिसऑर्डर की इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें प्लेटलेट है नॉर्मल, लेकिन क्या प्रोलॉन्ग है? पीटी स्टिल इज प्रोलॉन्ग। व्हाई? इसका क्वांटिटी प्रॉब्लम है कि क्वालिटी का? क्वालिटी का इशू है। क्वांटिटी का इशू होता तो ये भी कम होता ना। तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन अब वो क्लॉट कर नहीं रही है। प्राइमरी हीमोस्टेसिस का इशू है, या तो प्लेटलेट एडहेशन का इशू है या प्लेटलेट एग्रीगेशन का इशू है, ऐसा है ना। और यहाँ पे किस पाथवे का मसला है? एपीटीटी। अब क्वेश्चन ये है एपीटीटी मेजर दी इंट्रिंसिक पाथवे। क्वेश्चन ये है, इस केस के बारे में हमें डिस्कस करना होगा वॉन वोल्यूब्रेंड फैक्टर। याद है वॉन वोल्यूब्रेंड फैक्टर? वैसे वॉन वोल्यूब्रेंड फैक्टर ये कहाँ से आता है? इट कम फ्रॉम दी एंडोथेलियल सेल। इट इज, देखिए, अ प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन released by what? एंडोथेलियल सेल्स। हाँ जी, मुझे इसके फंक्शन कौन बता सकेगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉन वोल्यूब्रेंड फैक्टर? इन द प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी विल डिस्कस कि वॉन वोल्यूब्रेंड फैक्टर एक्सप्रेस GP1B। ये कौन सा रिसेप्टर एक्सप्रेस करता है? GP1B। और प्लेटलेट का उस रिसेप्टर पे अटैच होना, उसको हम क्या कहते थे? प्लेटलेट एडहेशन। इसका मतलब ये है कि इट हेल्प इन दी प्लेटलेट्स एडहेशन, प्लेटलेट एडहेशन। इसका एक और काम भी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉन वोल्यूब्रेंड फैक्टर आल्सो हेल्प इन दी स्टेबलाइजेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8। क्लॉटिंग फैक्टर 8 लीवर से आता है कि कहाँ से? एंडोथेलियल सेल से आता है ना, एंडोथेलियल। और ये भी कहाँ से आता है? एंडोथेलियल सेल। तो उस 8 क्लॉटिंग फैक्टर की स्टेबलाइजेशन, उसकी रेगुलेशन किसके पास होती है? वॉन वोल्यूब्रेंड फैक्टर। तो इट स्टेबलाइज या इट रेगुलेट क्लॉटिंग फैक्टर 8, स्टेबलाइज क्लॉटिंग फैक्टर 8। अब देखिए हमने जो एक अपना कंसेप्ट बनाया था, प्लेटलेट का जो काम है वो किस हीमोस्टेसिस में है? प्राइमरी हीमोस्टेसिस। क्लॉटिंग फैक्टर का काम किस में होता है? सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में होता है। तो वॉन वोल्यूब्रेंड फैक्टर का प्राइमरी हीमोस्टेसिस पे असर है कि नहीं? क्योंकि ये क्या करता है? प्लेटलेट एडहेशन करता है। सेम वॉन वोल्यूब्रेंड फैक्टर आल्सो हैज अ डील विद सेकेंडरी हीमोस्टेसिस बिकॉज इट स्टेबलाइज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8। अगर इसकी डेफिशिएंसी आ जाए बाय बर्थ, ये कंजेनिटली एक प्रॉब्लम होता है। वॉन वोल्यूब्रेंड फैक्टर डेफिशिएंसी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। अब अगर ये नहीं है तो ये फंक्शंस होंगे नहीं। जब प्लेटलेट एडहेशन नहीं होगा, बीइंग अ नॉर्मल प्लेटलेट इन द ब्लड, जब एडहेशन नहीं होगी तो ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगी क्या? नहीं। सो बीटी विल बी प्रोलॉन्ग। ये किस फैक्टर की स्टेबलाइजेशन करता है? 8। और क्लॉटिंग फैक्टर 8 इज अ पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे। तो जब वो स्टेबलाइज नहीं होगा तो इंट्रिंसिक पाथवे के लिए एपीटीटी क्या होगा? प्रोलॉन्ग। तो पीटी पे कोई असर पड़ेगा नहीं। ऐसा इनहेरिटेड कोआगुलेशन डिसऑर्डर जिसमें बीटी और एपीटीटी दोनों प्रोलॉन्ग हो, बीइंग अ नॉर्मल प्लेटलेट, दैट इज वॉन वोल्यूब्रेंड फैक्टर डेफिशिएंसी। अब क्लियर है क्या नहीं? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन which is asked in the exam because von Willebrand factor deficiency is the most common inherited coagulation disorder in the world, पूरी दुनिया में। तो von Willebrand factor deficiency। और इसके नीचे आप लोग लेके this is the
मोस्ट कॉमन अक्वायर्ड है कि इनहेरिटेड? मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कोagulation डिसऑर्डर। क्लियर है? इसका मतलब यह है कि इसमें प्लेटलेट भी नॉर्मल होंगे, लेकिन बीइंग अ नॉर्मल प्लेटलेट फिर भी हमारे पास क्या नहीं होगी, देयर विल बी नो प्लेटलेट एडिशन, बिकॉज जो कोagulation है, बिकॉज जो वॉन वॉल्यूब्रेंट फैक्टर है, वॉन वॉल्यूब्रेंट फैक्टर क्या एक्सप्रेस करता है, GP1B, और जब GP1B नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि इसमें वॉन वॉल्यूब्रेंट फैक्टर क्या करेगा, एडिशन नहीं करेगा। जब एडिशन नहीं करेगा तो इसका मतलब यह है कि देयर विल बी नो प्राइमरी हीमोस्टेसिस, ब्लीडिंग टाइम विल बी प्रोलॉन्ग। और यहाँ पे APTT इसलिए प्रोलॉन्ग है कि एट स्टेबलाइज फैक्टर एट विच कम फ्रॉम दी एंडोथीलियल। तो आई थिंक अब ये कोई तुक बनता है कि जो एंडोथीलियल सेल है, एंडोथीलियल सेल इट विल रिलीज विच क्लॉटिंग फैक्टर 8, रिमेनिंग एक्सेप्ट 4 and 8 ऑल आर कमिंग फ्रॉम वेयर, आंसर इज लीवर। ठीक है, और इसके नीचे लेके जेनेटिक पैटर्न ऑफ वॉन वॉल्यूब्रेंट फैक्टर इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो वॉन वॉल्यूब्रेंट फैक्टर इसकी जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है वो आप लोग लिख सकते हैं, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है इसकी ट्रीटमेंट लेके, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो वही है, ट्रीटमेंट इसकी क्या है। इसमें हम एक ड्रग दे सकते हैं, एनीवन, व्हाट इज द ड्रग वी कैन गिव, आंसर इज डेस्मोप्रेसिन। वेरी गुड, डेस्मोप्रेसिन। ये डेस्मोप्रेसिन किस चीज की एनालॉग है, इट इज ADH एनालॉग। ये ADH एनालॉग है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एनालॉग, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एनालॉग। इसका मतलब ये है, व्हाट इज द रोल, डेस्मोप्रेसिन एक्ट ऑन द वेसल। हमें पता है कि ADH का जो रिसेप्टर है वेसल में वो क्या है, इसका V2 रिसेप्टर है, किस सेकंड मैसेंजर पे काम करता है, IP3। तो जब फॉर एग्जांपल ADH जाकर वेसोप्रेसिन डेस्मोप्रेसिन की शक्ल में काम करेगा तो ये वेसल को कंप्रेस करेगा, वेसोप्रेसिन एक्शन है। तो एंडोथेलियल सेल से ये किस चीज की रिलीज को बढ़ाएंगे, वॉन वॉल्यूब्रेंट, और वॉन वॉल्यूब्रेंट बढ़ने से किस फैक्टर की एफिशिएंसी ठीक हो जाएगी, 8, तो ब्लीडिंग थोड़ी देर तक रुक सकती है। सो डेस्मोप्रेसिन एसीटेट, इसका पूरा नाम है डेस्मोप्रेसिन एसीटेट। सो दिस इज द चॉइस दैट वी कैन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, वॉन वॉल्यूब्रेंट फैक्टर। ठीक है, ओके। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को क्लॉटिंग फैक्टर के नाम भी आए, तो लेकिन नेम्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें नेम्स आने लगे तो आगे जो फिर हम हीमोफीलियास पढ़ेंगे या कोई और कंडीशन पढ़ेंगे दैट विल बी सुपर इजी। तो लेकिन नेम्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर के नेम्स हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है जी, ओके जी। ये वॉन वॉल्यूब्रेंट फैक्टर समझ गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड वर्ल्ड वाइड कोagulation डिसऑर्डर है। क्लॉटिंग फैक्टर्स ये स्टार्ट होते हैं 1 से, क्लॉटिंग फैक्टर ये स्टार्ट होते हैं 1। तो क्लॉटिंग फैक्टर 1, क्लॉटिंग फैक्टर 2, इस तरह इसके नाम हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 1 को हम कहते हैं फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन हम कहते हैं ना, फेब्रिन कन्वर्ट इनटू फेब्रिन, तो ये फेब्रिनोजिन क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर 1 है। तो क्लॉटिंग फैक्टर 1 इट इज फाइब्रिनोजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, फेब्रिनोजिन। देखिए अगर आप लोगों को याद है फेब्रिनोजिन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फेब्रिन में, बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन कहां से आया है, प्रोथ्रोम्बिन। सो प्रोथ्रोम्बिन इज अ क्लॉटिंग फैक्टर 2, प्रोथ्रोम्बिन इज अ क्लॉटिंग फैक्टर 2। तो यहां पे लेके क्लॉटिंग फैक्टर 2 दैट इज प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, नेक्स्ट देखे थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, मुझे एक बात बताएं, यहां से एक MCQ आता है, दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन विल एक्टिवेट इन क्लॉटिंग फैक्टर से हमारा फायदा क्या है। ये क्लॉटिंग फैक्टर बॉडी के लिए क्या करता है, ये ब्लीडिंग को रोकते हैं ना। तो ये हमें तब चाहिए जब बॉडी में क्या हो रही हो, ब्लीडिंग। कभी कभार कुछ कंडीशन में ऑब्स्ट्रेटिक कंडीशन, ऑब्स्ट्रेटिक कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द बर्थ, प्री क्लाम्शिया, ई क्लाम्शिया या मेलिग्नेंसी, सेप्सिस, इधर मुख्तलिफ कंडीशन में, लंग कैंसर में एबनॉर्मली किस चीज की एक्टिवेशन होती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो जब थ्रोम्बोप्लास्टिन ज्यादा एक्टिवेट हो जाए तो ये क्या करे, क्लॉट्स बनाएंगे कि ब्लीडिंग कराएंगे, ये क्लॉट्स बनाएंगे। तो इधर देखें
अगर ये वेसल है, सुन ले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कैच कर ले सारे, ये वेसल है इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन किसी और कंडीशन की वजह से, मैं कहता हूँ आपने मुझसे ये सवाल जरूर करना है, सर व्हाट इज द रीजन फॉर द ओवर एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन? आई विल से it may be sepsis or it may be malignancy, it may be obstetric complication, it may be premature rupture of membrane, amniotic fluid cavity rupture। मेरा कहने का मतलब कि इसकी जो ओवर एक्टिवेशन है वो हमेशा सेकेंडरी होगी कि प्राइमरी? वो सेकेंडरी होगी। इसके पीछे कोई अंडरलाइन काज जरूर होगा। अगर अंडरलाइन काज ये ओवर एक्टिवेट हो जाए, मैं फिर से कह रहा हूँ, थ्रोम्बोप्लास्टिन अगर नॉर्मल पेशेंट में ओवर एक्टिवेट हो जाए तो ये प्लेटलेट को अटैच करेंगे अपने साथ, तो छोटे छोटे जगह जगह पे क्या बनेंगे? हाँ जी, थ्रोम्बाई बनेंगे कि नहीं? तो इसका मतलब पूरे वेसल में, पूरी बॉडी में वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोसिस। वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोसिस होती है। अब ये जो थ्रोम्बोसिस है बॉडी में मुख्तलिफ वेसल में वाइड स्प्रेड होती जाएगी, तो इस थ्रोम्बस के अंदर क्या चीज कंज्यूम होगी? प्लेटलेट्स। तो जब प्लेटलेट कंजम्पशन होगी तो फिर यहाँ से साइड बाय साइड किस चीज की चांसेस होगी? ब्लीडिंग। तो ऐसा कंडीशन जिसमें वेसल के अंदर वाइड स्प्रेड क्या हो? थ्रोम्बोसिस हो और साइड बाय साइड, दैट इज कॉल्ड डीआईसी। इसको हम क्या कहते हैं? डीआईसी। तो डीआईसी इज ऑलवेज प्राइमरी और सेकेंडरी? इट इज ऑलवेज सेकेंडरी। एमसीक्यू जरूर याद रखें, ठीक है। तो डीआईसी जिस पेशेंट में होता है डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, इधर देखें, डिसएमिनेटेड का मतलब होता है वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोसिस। डिसएमिनेटेड का मतलब डिसऑर्डर्ड वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोसिस। और डीआईसी के अंदर जो थ्रोम्बोसिस की रीजन है, द मेजॉरिटी ऑफ द केस में ओवर एक्टिवेशन ऑफ क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन है। ये बात समझ गए कि नहीं? सो विच क्लॉटिंग फैक्टर आउट ऑफ दीज ऑल कैन ओवर एक्टिवेट लीडिंग टू डीआईसी? क्लॉटिंग फैक्टर 3। ये एमसीक्यू आता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर 3 कौन सा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन है। क्वेश्चन ये है, तो यहाँ से ब्लीडिंग भी होगी और ये डीआईसी। डीआईसी का एक, अगर मैं इसको ये नाम दे दूं, कंजम्पशन कोआगुलोपैथी, ठीक है कि नहीं? कंजम्पशन क्यों कहते हैं? कि यहाँ पे कोआगुलेशन हो रही है और इसके अंदर प्लेटलेट क्या हो रही है? कंज्यूम। इसको कंजम्पशन कोआगुलोपैथी भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो डीआईसी, इसके बारे में हम मजीद भी पढ़ेंगे। तो डीआईसी के अंदर माइक्रोथ्रोम्बाई बनेंगे कि नहीं? और ये थ्रोम्बस कब बनेगा? ये जब एक्टिवेट होगा, इसने आखिर में फेब्रिनोजेन को किस में कन्वर्ट करना है? फेब्रिन। अब इधर एमसीक्यू सुन ले। तो जब थ्रोम्बस बनेंगे तो जितने बनेंगे तो उसने साइड बाय साइड क्या होंगे? लाइस भी होंगे ना, क्योंकि थ्रोम्बस बनते जाएंगे। और बॉडी के अंदर प्लाज्मीन का नाम सुना है कि नहीं? प्लाज्मीन, प्लाज्मिनोजेन से आता है। ये थ्रोम्बस को क्या करता है? क्रश करता है। तो बनेंगे भी और क्रश भी होंगे। तो थ्रोम्बस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? एंड प्रोडक्ट फेब्रिन। तो जब थ्रोम्बस को लाइस करेंगे, इसका मतलब हम किसको काट रहे हैं? फेब्रिन को। तो फेब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बनेंगे कि नहीं? इसकी लाइसिस से हमें कुछ साइड बाय साइड प्रोडक्ट आएगी कि नहीं? तो उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? एफडीपी, स्टैंड फॉर फेब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। अगर आप किसी के ब्लड में एफडीपी चेक करें और वो क्या हो? ज्यादा हो, तो इसका मतलब क्या होगा? एफडीपी का मतलब यह है कि थ्रोम्बोसिस भी हो रही है और वो साइड बाय साइड लाइस भी हो रही है। ये इनसाइड द बॉडी थ्रोम्बोसिस बता रही है। अगर एफडीपी नहीं है तो लाइसिस तो नहीं होगी ना। तो एफडीपी थ्रोम्बोसिस बताएगी क्या? नहीं। अगर थ्रोम्बोसिस भी है और ब्लीडिंग भी है और इसमें क्या चीज लेवल बढ़ रही है? एफडीपी स्टैंड फॉर फेब्रिन डिग्रेडिंग प्रोडक्ट, इज आल्सो नोन एज डी डाइमर। डी डाइमर का नाम सुना है कि नहीं? तो डी डाइमर हम किस में चेक करते हैं? ये डीआईसी में चेक करते हैं कि नहीं? सो डी डाइमर इज डन फॉर डीआईसी, इट इज नथिंग बट इट इज अ फेब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, ठीक है। ये हम डीआईसी के अंदर मजीद अलग भी पढ़ेंगे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि डीआईसी के अंदर सेकेंडरी काजेस की वजह से किस क्लॉटिंग फैक्टर की ओवर एक्टिवेशन होती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो डीआईसी है इट इज ऑलवेज सेकेंडरी। कुछ समझ गए कि नहीं? हाँ जी, ओके। क्लॉटिंग फैक्टर 4, अब ये बहुत मजे की बात है। ये दो जिसको एमसीक्यू लिखता हूँ याद रखना है। एमसीक्यू, इट इज कॉल्ड कैल्शियम। इट इज कॉल्ड कैल्शियम। याद करें ना, मैंने जो कैल्शियम पढ़ाया था कहाँ पे? कैल्सिटोनिन पीटीएच के वो कंसेप्ट मैंने कहा कैल्शियम वर्क फॉर द बॉडी, कैल्शियम हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन, नर्व टू नर्व कंडक्शन, कैल्शियम हेल्प इन बोन मास डेंसिटी, कैल्शियम हेल्प इन दी कोआगुलेशन, बिकॉज कैल्शियम एक्ट एज अ क्लॉटिंग फैक्टर 4। ये याद रखें, ठीक है ना। तो कैल्शियम खुद क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर 4 का नाम है। तो कैल्शियम हेल्प इन ब्लड कोआगुलेशन बिकॉज एक्ट एज अ कैल्शियम क्लॉटिंग फैक्टर 4। ओके,
क्लॉटिंग फैक्टर 5, क्लॉटिंग फैक्टर 5 को हम लेबाइल कहते हैं, लेबाइल फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर 5 इज कॉल्ड लेबाइल फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉटिंग फैक्टर 5 ये लेबाइल फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फैक्टर नंबर 7, 6 इज नॉट प्रेजेंट। क्लॉटिंग फैक्टर 6 होता नहीं है, ये याद रखें, ठीक है ना। जिस तरह विटामिन ए, बी, सी, विटामिन B1, B2, B3 के बाद क्या है, B5 है, B4 नहीं होता ना। तो B6 यहाँ पे B6 नहीं होता, B7। B7 को मैंने अभी कौन सा नाम दिया था उधर, V7 क्लॉटिंग फैक्टर 7 से एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होती है, ये स्टेबल फैक्टर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल फैक्टर। फिर इसके बाद आता है कौन सी, फैक्टर नंबर 8। आप लोगों को शायद ये पता हो कि जब क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो उसको हीमोफीलिया कहते हैं, क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। तो ये फैक्टर हीमोफीलिया प्रिवेंट करती है, इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक। तो इससे हमें देख अभी तक हमने डिजीज पढ़ी भी नहीं है और फिर भी हमें इतना अंदाजा हो गया कि इस फैक्टर की डेफिशिएंसी से क्या हो सकती है, हीमोफीलिया डिसऑर्डर, वो हम पढ़ेंगे। फैक्टर 9 को लेके क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर। और आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी को हीमोफीलिया बी भी कहते हैं और उसका नाम क्रिसमस डिजीज भी होता है क्योंकि ये क्रिसमस फैक्टर है। फैक्टर 10 स्टार्ट पावर फैक्टर, स्टार्ट प्रोवर फैक्टर, PROVR। ये इंट्रिंसिक का, एक्सट्रिंसिक का, कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है, ये भी याद रखें, ठीक है। और आखिर में लेके फिर 11 में लेके प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये भी डीआईसी के अंदर प्ले करते हैं रोल, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। नेक्स्ट देखे 12 से कौन सा पाथवे स्टार्ट होता है, इंट्रिंसिक, इट इज कॉल्ड हैगमैन फैक्टर, इसको हम हैगमैन फैक्टर भी कहते हैं, HA हैगमैन फैक्टर। और 13 लेके फेब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फेब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। सो दीज आर द क्लॉटिंग फैक्टर, ट्राई टू नेम इट। इसकी नाम अगर आप लोग याद रखें, इट विल हेल्प यू अलॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे ये क्लॉटिंग फैक्टर के नाम है, तो कौन सा फैक्टर इसमें मिस है, 6। तो वैसे तो 13 है लेकिन ये टोटल कितने बनते हैं, 12 बनते हैं, इसलिए 1 से लेके 12। और इसकी स्टार्ट भी इंट्रिंसिक पाथवे की 12 से ही होती है, ठीक है जी ना। ओके, नेक्स्ट लेके इसकी एक निमोनिक भी अगर आप लोग याद रखते हैं तो इसकी निमोनिक आती है, वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये लिख लिया कि नहीं, इसका एक सेंटेंस सिर्फ याद रखें अगर निमोनिक किसी ने याद रखना है कि फूलिश पीपल, यहाँ पे इसके बहुत से निमोनिक है लेकिन हमने ये याद की थी, फूलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लिंग स्लोप, लिंग मीन कमजोर, लिंग स्लोप आफ्टर क्रिसमस, आफ्टर क्रिसमस some people have fallen, some people have fallen। कहते कुछ लोग थे कमजोर स्लोप पे चढ़ रहे थे, फूलिश लोग थे, तो बाद में उनमें से कुछ लोग गिर गए, फॉलन हो गए। आसान सेंटेंस है ना, ठीक है। फूलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लिंग स्लोप आफ्टर क्रिसमस, क्रिसमस के बाद कुछ लोग बहुत कमजोर स्लोप पे चढ़ रहे थे, तो बाद में उनमें से कुछ लोग गिर गए। तो यहाँ पे आप लोग अभी किताब को बिना बगैर, ये एफ का मतलब क्या है, फेब्रिनोजेन, दैट इज कॉल्ड प्रोथ्रम्बिन, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। कैल्शियम, ये क्या है, लेबाइल फैक्टर, लिंग लेबाइल 5 है। एस मीन स्टेबल, ये 7 है। ए स्टैंड फॉर एंटी हीमोफिलिक, सी फॉर क्रिसमस, एस फॉर स्टोर्ड पावर फैक्टर, पी फॉर
प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, और दिस H for Hegman factor, fibrin stabilizing factor। क्लियर है? सो इफ यू नो दिस कंसेप्ट, आई थिंक इसको 2-3 दफ़ा आप लोग इंशाल्लाह रिकॉल करेंगे, ऑल क्लॉटिंग फैक्टर विल बी इजी। इंशाल्लाह इसमें मजीद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और नेक्स्ट लेक्चर में ल्यूकीमिया के साथ ऐड करके इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।